अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। केमिस्ट्री ग्रेड 9 नॉलेज 3.4 जिसमें हमने सेल्यूलोज को पढ़ना था। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, किसी भी एलिमेंट के कितने आइसोटोप होते हैं, उनकी रिलेटिव अबंडेंस कितनी होती है, उसको कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देख लिया था। अब फर्दर थोड़ा मैं आपको पहले बता दूं, फिर मैं दोबारा सेल्यूलोज पे आता हूं। अब हमने इस रिलेटिव अबंडेंस का करना क्या है, मतलब हमें फायदा क्या है इसका। जैसे कल हमें पता चला नियोन के 3 आइसोटोप हैं। कल यह हमें पता चला नियोन के 3 आइसोटोप हैं। इसको जरा कर एक पेज ऐड कर दें यहां पर ना, इसके बाद एक पेज ऐड कर दें बस, ठीक है। कल हमें पता चला नियोन के 3 आइसोटोप हैं। कौन कौन से आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 10 20 10 21 10 22। ये जो कल मैंने आपको डिटेक्टर बताया था, ये डिटेक्टर हमें इन चार्जेस का मास भी बताएगा। कल आपको याद है मैंने डिटेक्टर बताया था जिसके ऊपर आयंस, ये चार्जेस गिरते हैं और करंट प्रोड्यूस होता है, और करंट की वजह से इनकी तादाद, अबंडेंस पता चलती है। ये डिटेक्टर ना सिर्फ अबंडेंस बताएगा बल्कि यह भी बताएगा कि गिरने वाले चार्ज का मास कितना है। जैसे उसने बताया कि 3 तरह के मासेस थे यहां पर, एक नियॉन 20, एक नियॉन 21 और तीसरा नियॉन 22। नियॉन 20 वाले की परसेंटेज थी 90.92%। कुछ किताबों में 92 लिखा हुआ है, ठीक है ना, कुछ किताबों में 90.92% लिखा हुआ है। सिमुलेशन जरा खोलें जरा। जी स्टूडेंट्स, अभी मैं सिमुलेशन ओपन कर लेता हूं। तो इसमें नियोन की आपने कल देखी थी ये नेचुरल मिक्स। नेचुरल मिक्स देखिए, नियोन 20 वाला 90.48% है, नियोन 22 वाला 9.25% है, 9.52% है, और नियोन 21 वाला, दोबारा सिमुलेशन पे जाएं, नियोन 21 वाला 0.27% है। पीपीटी पे 0.27% है। यह सब कुछ, यहां तक का डेटा हमें किसने प्रोवाइड किया? मैस स्पेक्ट्रोमीटर ने। अब हम इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे, और करेंगे क्या, हम नियोन को पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो नियोन लिखा हुआ है, क्या वो नियोन 22 के साथ लिखा हुआ है, क्या वो नियोन 21 के साथ लिखा हुआ है, क्या वो नियोन 20 वाला लिखा हुआ है। देखते हैं पीरियोडिक टेबल में कौन सा लिखा हुआ है, देखते हैं। अभी पीरियोडिक टेबल खोलें। पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल खाली लिखना है, पेंडुलम नहीं, पीरियोडिक टेबल, PERI, बस ये खुल गया, ये नीचे वाला। अच्छा जी, ये देखें, ये नियॉन है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, बड़े बॉक्स पे साइड पे नजर आ रहा है आपको, मुझे जरा स्क्रीन में दिखाएं। शाबाश बेटा, बताओ, ऊपर तो 10 ही लिखा हुआ है, लेकिन नीचे क्या लिखा हुआ है? 20.180।
ना 20 है, ना 21 है, ना 22 है। इसका मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है ये कोई एवरेज है, एवरेज टाइप चीज है कोई। अब वो कैसे निकालेंगे हम एवरेज, वही आपको बताने लगा हूं। एवरेज, एवरेज एटॉमिक मास। वैसे तो एवरेज निकालने का तरीका मैथ में तुम लोगों को पढ़ाया हुआ है कि 20 को जमा करो, 21 को जमा करो, 22 को जमा करो, फिर इनको 3 पे तकसीम कर दो तो वो एवरेज आ जाएगा। हमने ये वाली एवरेज नहीं निकालनी, स्क्रीन में लेके ये वाली एवरेज नहीं निकालनी हमने एवरेज निकालनी अबंडेंस को जहन में रखते हुए। मतलब क्या है इसका, मैं आपको बताता हूं। आपने करना क्या है बेटा, पहले लिखना है 20 वाला जो आइसोटोप है वो कितने परसेंट है, आपने उसको उसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपने उसको उसकी अबंडेंस के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। प्लस 21 वाले को उसकी अबंडेंस के साथ मल्टीप्लाई करना है। प्लस करना है आपने, और फाइनली 22 वाला उसको मल्टीप्लाई करना है आपने उसकी अबंडेंस के साथ, और फिर इन सबको डिवाइड कर देना है 100 के साथ। ये वो फार्मूला है जो आपको एवरेज एटॉमिक मास निकाल के देगा विद रिस्पेक्ट टू अबंडेंस, अबंडेंस के लिहाज से। फुल स्क्रीन करें, सारे बच्चे इसको कैलकुलेट करें और मुझे आंसर बताएं। शाबाश। फिर इस तरह के सवाल हमने और भी करने। कैलकुलेटर निकालें, आपकी स्क्रीन पे ये नजर आ रहा है, जरब करें, तकसीम, जो भी इसको करना करें, और मुझे इसका 2 मिनट में आंसर चाहिए। शाबाश शाबाश, जल्दी। लिटिल स्टार मॉडल स्कूल, आपने हाथ खड़ा किया, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? इनका माइक अनम्यूट करें। 20.27। 20.27 आ रहा है, गुड, बिल्कुल। एक और बच्चा कंफर्म कर दे, कोई और भी कंफर्म कर सकता है? 20.27 एक बच्चे ने आंसर बताया है। शाहजहान, आपने हाथ खड़ा किया, क्या जी आपका आंसर है? सर 20.18 आ रहा है। अच्छा, 20.18 आ रहा है। Yes. मैंने नहीं कैलकुलेट किया, तुम लोगों से पूछ रहा हूं। 20.18 आ रहा है। चले, अल सईद एजुकेशन सिस्टम, रहीम जार खान गर्ल्स, आप कंफर्म कर दें। 20.18। 20.18। अच्छा, ये फरहान स्कूल सिस्टम बॉयज कैंपस, आप भी कंफर्म कर दें। जी 20.18 आंसर आ रहा है। ओके, मैक्सिमम का यही है और यही आना है। 20.18 आगे यूनिट भी तो लगाना है ना, AMU, क्योंकि एटम के मास का यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट। अब देखते हैं पीरियोडिक टेबल में क्या लिखा था। जाएं जी पीरियोडिक टेबल में, ये देखो 20.18। इससे पता चला कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट के नीचे मास लिखा होता है वो किसी एक एलिमेंट का नहीं होता, बल्कि वो तमाम आइसोटोप्स का क्या होता है, एवरेज होता है। मेरे ख्याल है कि आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ आ गई है। ओके, एक सवाल और करवाऊंगा, देखते हैं जी। मैग्नीशियम 24, 12 उसका एटॉमिक नंबर है, वो तो फिक्स ही है ना। मैग्नीशियम का लिखा हुआ है 24.305। मैग्नीशियम के बेटा आपको याद है 3 आइसोटोप थे, मैंने आपको पढ़ाया था। ये इसको जरा करें, मैग्नीशियम के 3 आइसोटोप थे, ये देखें, याद है आपको। और ये मैग्नीशियम 24 वाला इतने फीसद पाया जाएगा, 25 वाला इतने फीसद पाया जाएगा, 26 वाला इतने फीसद पाया जाएगा। आपका टास्क है जल्दी जल्दी मुझे आप सब इस डेटा का इस्तेमाल करो और जल्दी से मुझे इसका भी एवरेज निकाल के दो। शाबाश, ये आपके साथ फुल स्क्रीन पे डेटा शेयर हो रहा है। चले, मैंने आपकी सहूलत के लिए ये सामने
लिखा हुआ है मैग्नीशियम 24 78% है, मैग्नीशियम 25 10%, 10.13%, 26 11.17%। ये साथ में कैलकुलेशन भी हुई है, लेकिन मैंने कैलकुलेशन डिफरेंट तरीके से कराई है, ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है। लेकिन तुम लोगों का अगर मैथ अच्छा है तो इसको समझ के भी तुम खुद ही समझ जाओगे कि ये कैसे कैलकुलेट किया हुआ है। चलो चलो मेरे फार्मूले के मुताबिक कैलकुलेट करो। साथ साथ मैं भी कर रहा हूं, देखते जाओ, खुद करो लेकिन साथ मुझे भी देखते जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी देखते जाओ, हिंट दे रहा हूं साथ साथ। जी, सेंट्रल फातिमा कैंपस, उसके बाद किड्स एजुकेयर के पास आता हूं। सेंट्रल फातिमा कैंपस, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, इनका जरा माइक अनम्यूट करो। जी बेटा, सेंट्रल फातिमा कैंपस। वो कोई लगता है नेट का इशू आ रहा है सेंट्रल फातिमा कैंपस का। अच्छा, ये किड्स एजुकेयर कैंपस, इनका हाथ, इन्होंने हाथ खड़ा किया, इनका माइक अनम्यूट करें जी। 24.31 वो इतनी जल्दी निकाल भी रहे तुमने, जी। क्या बात। अच्छा, मुझे नहीं पता ठीक क्या है, मैं अभी कैलकुलेट नहीं किया, मैंने आप पे छोड़ा है। फार्मूला मैंने सामने लिखे आपके, इस फार्मूले को यूज करो और आंसर जो आता है वो आता है। शाबाश, एक दो बच्चे, एक स्कूल और कंफर्म कर दे। क्या बताया आपने किड्स एजुकेयर वालों ने? 20। ये नीचे लिख के दे दो ना, ये नीचे कमेंट में लिख के दे दो। किड्स एजुकेयर क्या आंसर बताया? नहीं, 21 तो नहीं आता ना। शाहजहां स्कूल, आप बताएं। सर 24.31। 24.31 AMU। सर पहले भी हमने ही बताया था। अच्छा जी, क्या बात है आपकी, शाबाश शाबाश। अच्छा चलो, ये तो समझ आ गया, तुम लोग कर लोगे। ये मैंने फार्मूला भी, ये क्या किया हुआ है इन लोगों ने, ये भी तो तरीका है ना। ये क्या किया हुआ है, ये देखो, ये ना, ये 23 को भूल जाओ क्या है, 24.99 को भूल जाओ, क्योंकि 23.99 बेसिकली 24 ही होता है। ये जो 24 है ना, मैग्नीशियम 24, उसका एग्जैक्ट मास है 23.99 AMU, जिसको हम 24 ही मानते हैं। 25 वाले का एग्जैक्ट मास है 24.99, जिसको हम 25 ही मानते हैं। और 26 वाले आइसोटोप का मास है 25.98 AMU, जिसको हम 26 ही मानते हैं। अब आगे क्या किया हुआ, इधर देखो जरा फार्मूले में, मुझे स्क्रीन पे ये ना, 24 को मल्टीप्लाई किया है 78% के साथ, 78.70% के साथ। तो उसने क्या किया है, उसने हर सेगमेंट को अलग सॉल्व किया है। हर सेगमेंट को अलग सॉल्व करने का मतलब मतलब क्या है कि जिस तरह मैंने यहां पर 24 को मल्टीप्लाई किया 78% के साथ, फिर मैंने 25 को मल्टीप्लाई किया 10.3% के साथ, फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 26 को 11.17% के साथ। टीचर से गुजारिश है कि ये चीज बच्चों को समझा दें। यहां पर ये जो तरीका मैंने आपके सामने लिखा है, इसमें हो यही रहे। तो ये देखो, शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ, ये क्या है? ये क्या है? बेसिकली 24 है।
24 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 78.17। याद रखो 78.70% का मतलब पता क्या होता है, जहां परसेंट लिखा होता है ना, मैथ तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो 1/100। क्या लिख सकते हो, 1/100। मैं भी सवाल लेता हूं, 1/100 लिख सकते हो, ये तुम लोगों को पता है। अब आगे मैंने क्या किया, वही 24 को मल्टीप्लाई कर दिया है 78.70 1/100 यानी परसेंट के साथ। फिर मैंने 25 को अलग मल्टीप्लाई किया है 10.13% के साथ। परसेंट की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/100। फिर मैंने 25.98 को यानी कि 26 को अलग मल्टीप्लाई किया है 11.17% के साथ। सबको मैंने अलग अलग मल्टीप्लाई किया और मुझे ये आंसर मिले। शाबाश। एंड पे मुझे क्या करना है, इन आंसर्स को जल्दी जल्दी बताएं। शाबाश, ऐड करना है। क्या करना है बेटा, ऐड करना है। ये देखो प्लस का साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है, तो इन सबको ऐड करोगे तो वही आंसर आएगा आपके पास 24.31 AMU। चलो भाई, अब टीचर्स जो है ना, ये फुल स्क्रीन नजर आ रही है, ये बच्चों को ये फार्मूला समझा दें, फिर वर्कशीट करेंगे, जो मर्जी करेंगे, उनसे उनको कोई मसला ही नहीं है। मैं सवाल लेता हूं। सबसे पहले जी टॉप पे हाथ खड़ा किया हुआ अलाइड 2, अलाइड 2 अपना माइक अनम्यूट करें और मुझसे क्वेश्चन करना चाहें करें। बाकी टीचर्स काइंडली इसको आगे लेके चले आप जी। अच्छा लगता है सबने हाथ खड़ा नीचे कर लिया। चलो शाबाश, इसको हाँ, किड्स एजुकेयर, ये माइक अनम्यूट करें भाई, किड्स एजुकेयर। हाँ जी, माइक अनम्यूट है, किड्स एजुकेयर, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर हमारा आंसर 23.32 आ रहा है। कोई मसला ही नहीं, 31-32 का मतलब वो कोई इतने तो वैसे वैसे बंदा माफ कर देता है, वो कोई मसला नहीं है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में आता है, फ्लक्चुएशन आती है, इट्स नॉट, ये कोई मैटर, बड़ा मैटर नहीं है। काम की बात तो भी मैंने पूछनी। अल सईद एजुकेशन सिस्टम, क्या सवाल है आपका? अल सईद एजुकेशन सिस्टम ने हाथ खड़ा किया है, बॉयज ने। हाँ जी सर एक बार दोबारा समझा दें। ये जो सामने पिक्चर लगी हुई है कि एक मिनट, अच्छा ये पिक्चर मैं दोबारा समझा रहा हूं। ये पिक्चर में जो कैलकुलेशन किया, ये दूसरा तरीका है कैलकुलेशन करने का। एक तरीका तो आपको समझ आ गया है, वो आपके लिए काफी है। ये दूसरा तरीका इसी से निकला हुआ है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं दोबारा बता देता हूं। यहां पर क्या किया हुआ है, एक पेज ऐड करें जरा, मैं बच्चों को जरा, ये देखो फार्मूला था, जरा बात ध्यान से समझना। एवरेज निकालने का तरीका, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका ये था कि मैग्नीशियम का पहला आइसोटोप यानी कि मैग्नीशियम का 24 मल्टीप्लाई करना उसको उसकी परसेंटेज के साथ, आई गेस 78.71% था। फिर प्लस करना था 25 वाले को, कितने के साथ, पीछे करो जरा, 25 वाले को करना था 10.13 के साथ, आगे करो, 10.13 के साथ जमा। फिर आपने क्या किया था, 11.17 जी, 26 वाले को 11.17 के साथ किया था। अब आपने क्या किया था, आपने इसको कंप्लीट 100 किया हुआ था नीचे। मैथ आप पढ़ते हो, आपको पता है ये 100 इसके साथ भी है, ये 100 इसके साथ भी है, ये 100 इसके साथ भी है। मतलब मैं अगर चाहूं तो इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं, 24 78.71 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25 10.13 डिवाइडेड बाय 100। मैथ में पढ़ा ना तुम लोगों ने, मैथ आना चाहिए आपको। 26 ज़रब 11.17 तकसीम 100, ऐसे भी कर सकते हैं भाई। अब इस तरह करोगे तो इसको डिवाइड करने पे अलग आंसर आएगा, इसको डिवाइड करने पे अलग आंसर आएगा, इसको करने पे अलग आंसर आएगा। सब आंसर्स को जमा करोगे तो आपको एक फाइनल आंसर मिलेगा। या इस तरह कर लो या इस तरह कर लो, ये भी तरीका उसी सेम आंसर देगा और ये भी तरीका सेम आंसर देगा। जो मैंने सेकंड तरीका बताया उसमें ये किया हुआ है, 24 को 78 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके अलग निकाला है, 25 का अलग निकाला, 26 का अलग निकाला है और एंड पे सबको जमा किया है। पीछे करो जरा, ये देखो, ठीक है ना, ये अलग अलग किया है सबको।
ये अलग की है, ये अलग की है और ये अलग की है, और एंड पे इन सबको क्या कर लिए बेटा, जमा कर लिए। ठीक है जी, ओके, आई गेस आपको समझ आ गया है। लिटिल स्टार मॉडल स्कूल, क्या क्वेश्चन है? हमने आगे भी जाना है, जल्दी जल्दी पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आइसोटोप्स पीरियोडिक टेबल में तकरीबन मैक्सिमम एलिमेंट्स के आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं और उनकी तादाद जो है वो वेरी करती है। हाँ जी, तो इनको डिफाइन करने के लिए कोई हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनकी बिना के ऊपर हमें पता चलता है कि फिलहाल एलिमेंट कितने एलिमेंट्स हैं, या नहीं फिर वो सैंपलिंग करके हिट एंड ट्रायल पे चलते हैं हम लोग? देखें, इस तरह एग्जैक्ट तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है कि किसी एलिमेंट के, हाँ ये मैं आपको इस तरह हो सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेट्स से किसी एलिमेंट के 15 हैं, तो न्यूट्रॉन की तादाद या तो 15 तो एग्जैक्टली होगी, या 16 हो सकती है, या 17 हो सकती है, या एक आधा दर्जा नीचे भी हो सकता है। यानी कि प्रोटॉन की तादाद से कुछ ऊपर और कुछ नीचे रहकर आइसोटोप्स जो बनते हैं वो स्टेबल हैं। स्टेबल आइसोटोप्स की तादाद 4, 5, 3, 4, 5, 2 इतनी रेंज में रहती है। बाकी रही हमारी हमारी हम लोग क्या करते हैं, हम लैब में रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उसमें बताएंगे कि हम अपनी मर्जी से भी न्यूट्रॉन्स को इंजेक्ट करके आइसोटोप्स की तादाद को बढ़ा सकते हैं। वो क्यों बढ़ाते हैं? जानबूझ के न्यूट्रॉन ऐड करते हैं ताकि न्यूक्लियस अनस्टेबल हो, और जब न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो रेडिएशंस को भी रिलीज करता है, उसको फिर हम मेडिकल में यूज करते हैं। तो ये कोई फार्मूला तो बिल्कुल नहीं है हमारे पास कि हम उस फार्मूले को लगाकर पता कर सकें कि आइसोटोप्स कितने हैं। हम ये प्रैक्टिकली मास स्पेक्ट्रोमीटर या इस तरह की और डिवाइसेस हैं जो हमारी हेल्प करती हैं किसी भी एलिमेंट के नेचुरल आइसोटोप्स की तादाद को फाइंड करने के लिए। यूं कह लो कि हमारे पास वो कोई डायरेक्ट इस तरह मेथड नहीं है। अच्छा जी, मैं अब जो अगली चीज अहम तरीन पूछने वाला हूं आपसे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, आप लोगों ने ध्यान से बात को समझना है। ये जो 24.31 लिखा हुआ है, 24.31, क्या तुम इसको देख के बता सकते हो इसका झुकाव, ये वैल्यू किसके ज्यादा करीब है? 24 के ज्यादा करीब है, 25 के ज्यादा करीब है, 26 के ज्यादा करीब है? किसके ज्यादा करीब है? शाबाश, अपने अपने टीचर्स को बताएं। ये 24.31 24 के ज्यादा करीब है, 25 के ज्यादा करीब है, या 26 के ज्यादा करीब है? ऑब्वियसली ये 24 के ज्यादा करीब है। सवाल मैं पूछना चाहता हूं, क्यों 24 के ज्यादा करीब है? वजह क्या है इसकी? ये 24 के पास पास क्यों है? क्योंकि 24 जिसका मास है जिस आइसोटोप का, उसकी परसेंटेज क्या है? सबसे ज्यादा है। तो यह भी सीखने को मिला कि आपके पास अल्टीमेटली पीरियोडिक टेबल में जो मास लिखा होता है वो उस आइसोटोप के पास पास होता है जिसकी अबंडेंस क्या है? ज्यादा है। शाबाश बेटा, पीरियोडिक टेबल में जाएं जरा। पीरियोडिक टेबल में नियोन देखा आप लोगों ने? एवरेज आया 20.18। क्या ये 20 के करीब नहीं है? यस, ये 20 के करीब है। क्यों? क्योंकि नियोन 20 वाला कितने परसेंट था? 90% था। इज इट क्लियर? तो यहां से ये भी आपको हिंट मिल गया कि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में एवरेज लिखे होते हैं वो उनकी वैल्यूज उनके ज्यादा करीब होती है जिनकी अबंडेंस क्या है? ज्यादा है। अल सईद एजुकेशन सिस्टम बॉयज जी, क्या क्वेश्चन है बेटा आपका? सर एवरेज में जो आंसर आए वो डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू लिखेंगे आप? 2 वैल्यूज काफी होती हैं, 2 वैल्यूज काफी होती हैं डेसिमल के बाद। ठीक है ना? ओके सर। चलो भाई, अब मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने लगा हूं। ये हमारा एसएलओ हो गया। हमने क्या क्या करना सीख लिया है, जरा एसएलओ में जाके देखते हैं। हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख लिया है। क्या कैलकुलेट करना सीख लिया है? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम रिलेटिव मासेस एंड अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। यानी कि जो एक एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का, जैसे नियोन का भी हमने देखा 20.18, ये जो हमने कैलकुलेट किया है, किससे कैलकुलेट किया है? उस एलिमेंट के आइसोटोप के अबंडेंस की मदद से और उन आइसोटोप के मास की मदद से। ठीक है। सेकंड एसएलओ क्या है? कैलकुलेट द रिलेटिव मास ऑफ एन आइसोटोप गिवन द रिलेटिव एटॉमिक मास
एंड अबंडेंस ऑफ ऑल स्टेबल आइसोटोप। ये वही है कि हमें एक एलिमेंट के एटॉमिक मासेस, जिसे हम, बल्कि एटॉमिक मासेस की जगह ना लफ्ज होना चाहिए था आइसोटोपिक मासेस, आइसोटोपिक मासेस एंड अबंडेंस ऑफ ऑल स्टेबल आइसोटोप। कितने कितने परसेंट में कौन आइसोटोप पाया जाएगा, इसकी मदद से हमने किसी एक एलिमेंट का कैलकुलेट करना सीख लिया है। क्या? मास, एटॉमिक मास। ये सर ये रिलेटिव रिलेटिव बार बार आता है। अब मैं आपको ये रिलेटिव का वर्ड क्लियर करने लगा हूं। सारी बातें हो गई हैं, अब मैं आपको ये रिलेटिव का वर्ड क्लियर करने लगा हूं। ये रिलेटिव का मतलब क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं आपको दूंगा रिलेटिव को समझाने के लिए। मुझे स्क्रीन में लेके आए जरा। जेटीएन स्कूल, जी जी पूछें। जी माइक एक्सक्यूज मी सर, जी। किसी भी कोई भी एवरेज एटॉमिक मास को फाइंड करने के लिए हमारे पास आइसोटोप्स होते हैं, उनकी परसेंटेज पता होना जरूरी है हमें? हाँ, परसेंटेज पता होगी तो ही हम एवरेज निकालेंगे ना। ये मैथ वाली एवरेज नहीं है, तीनों को जमा किया तकसीम किया 3 पर, नहीं नहीं। तो ये सर हम जी जी हर एटम की अलग अलग आइसोटोप्स की हमें कैसे याद रहेंगी? नहीं, हमें याद भी नहीं करनी, हमें याद ही नहीं करनी। तो हमें सर फिर पता कैसे चलेगा? पेपर में गिवन होगी, पेपर में डेटा गिवन होगा। ओके, पेपर में डेटा गिवन होगा, हमें क्यों याद करनी है? हमें हाँ ये तरीका आना चाहिए, उस डेटा को यूज करके फार्मूला लगा के एवरेज निकालनी आनी चाहिए। ओके, दिमाग याद करने के लिए नहीं है, फैसला करने के लिए है। अच्छा जी, मैं आपको ये समझाने लगा हूं, इधर आए भैया आप। ये बड़ी अच्छी मिसाल है, आपको रिलेटिव का मतलब समझाने लगा हूं। ये हमारे दोस्त हैं, शर्माते हैं, सारी रिकॉर्डिंग ये करते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, इनका वजन कितना होगा? शाबाश, गैस करो इनका वजन कितना होगा? 60 किलो होगा, 70 किलो होगा? ये तुम लोगों ने इसका जो वजन निकाला है 60 किलो 70 किलो, ये तुक्का, कोई आपके पास डिवाइस तो है नहीं है कि आप इसका वजन मैयर कर सकें। तो अब मैं इसका वजन मैयर करने लगा हूं आपके सामने, और इसका वजन मैयर करने का मेरे पास क्या तरीका हो सकता है, इस क्लासरूम में रहकर मैं आपके सामने रखता हूं। ठीक है, ये भी मैं क्वेश्चन लेता हूं आप सबके। मान लो मुझे इसका वजन नहीं पता, भी अंदाजा है 60 किलो वजन है, लेकिन हम इसका वजन फाइंड करने लगे हैं। मेरे पास इस कमरे में ना कोई तकड़ी है, ना कोई वेट बैलेंस है, कोई तरीका निकालूंगा इसका वजन फाइंड करने के लिए, और ना ही मेरे पास वो सब्जी वाले के पास जो वो पड़े होते हैं, बाउट पड़े होते हैं 2 किलो 3 किलो 4 किलो 5 किलो वाले, वो भी नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो मेरे पास एक किताब है, काफी मोटी किताब है, ये नजर आ रही है आपको, ये किताब है। अब मैं इस किताब के रेफरेंस में इसका वजन निकालूंगा। मुझे इस किताब का वजन पता होना चाहिए, और मैं इसके रेफरेंस में इसका मास निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस किताब का वजन है, मान लीजिए 5 किलो, 5 किलो वजन है, और मैं कहता हूं 5 किलो, चूंकि किलो ठीक है, लेकिन मैं इसको बोलता हूं कि दिस इज 1 BMU बुक मास यूनिट। ये सामने लिख भी लेते हैं, बुक मास यूनिट। ये देखें, 1 बुक मास यूनिट इज 5 kg। एक बुक होगी, बल्कि वो हमारे फेवरेट बंदे, इधर आओ भाई, आ जाए। इनका वजन, बेसिकली ये मेरे दोस्त हैं, वो आज लेट थे, इनका वजन हमने पता करना है, इनका मैथ हमने पता करना है, और इनका मास पता करने के लिए हमारे पास कोई सब्जी वाले की तरह बाउट नहीं है, किताब है। और इस एक किताब का वजन है 1 BMU, 1 बुक मास यूनिट, जो कि मैंने बोला 5 किलो है। अब मैं क्या करूंगा, ये तकड़ी नजर आ रही है आपको, ये देखें, ये फुल स्क्रीन करें जरा। अभी मैं क्वेश्चन लेता हूं, पहले समझाने दो, इधर खड़े हो जाए। अब तकड़ी के एक तरफ हम रखेंगे जुमीत को, ये बनाते हैं यहां पर, सारे बच्चे शाबाश। ये देखें, ये तकड़ी के 2 हिस्से हैं, इधर खड़ा हो गया जुमीत। जुमीत ये मेरा फ्रेंड जिसको मैंने भी दिखाया, ये वो खड़ा हो गया यहां पर। इसके बाल भी बना देते हैं, स्टाइलिश बाल। ये जुमीत खड़ा हो गया। अब ये जुमीत का वजन करना है हमने। मैंने यहां पर एक किताब रखी, 1 बुक,
क्योंकि मेरे पास तो बाउट है ही नहीं, मेरे पास किताब है। स्क्रीन में मुझे लेके आए जरा। लो भाई, एक किताब रखी, जुमीद का वजन ज्यादा है, किताब का वजन हल्का है, तो जुमीद नीचे है, जिस पलड़े में जुमीद खड़ा है वो नीचे है, बुक ऊपर है। एक बुक और रख दी मैंने। इस तरह मैं बुक्स रखता गया, तकरीबन 10 किताबें मैंने रखी, 10 किताबें, 10 बुक्स। 3 बुक्स हो गई, 4 बुक, 5th बुक, 6th बुक, यानी टोटल 10 बुक्स रखी मैंने। उसके बाद इनमें बैलेंस आ गया, जुमीद के वजन में और किताबों के वजन में बैलेंस आ गया। तो शाबाश, जुमीद का वजन कितना है? हाँ जी, जुमीद आपका वजन कितना है? एक बुक है एक बुक का मास है 1 BMU। एक बुक का मतलब है 1 BMU, 1 बुक मास। शाबाश, चूंकि 10 किताबें रखी हैं तो जुमीद का वजन होगा 10 BMU। व्हाट इज 10 BMU? 10 किताबों के वजन के बराबर जुमीद का वजन है। अब किलो में कन्वर्ट कर लो, 50 किलो हो जाएगा। हमें करना ही नहीं, हमें भाई किलो में कन्वर्ट करना है, 50 किलो हो जाएगा। अब ये जो मैंने वजन निकाला है, जुमीद का जो वजन निकाला है, किसी चीज के रेफरेंस में निकाला है ना, तो इसी तरह जो किसी चीज के रेफरेंस में मास निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव मास। क्या बोलेंगे? रिलेटिव मास। क्या बोलेंगे? रिलेटिव मास। और रिलेटिव मास के लिए मैंने किताब का यूज किया है, और एक किताब 1 BMU कहलाती है। टोटल 10 किताबें इस्तेमाल हुई हैं उसका वजन फाइंड करने के लिए। तो इस तरह जुमीद का वजन हो गया 10 BMU। वो अलग बात है, हमें पता है 1 BMU 5 किलो की है, तो 10 BMU 50 किलो की हो गई है, वो हम कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन इस टाइम हमने यूनिट BMU रखा, किलो नहीं रखा। इस टाइम यूनिट हमने क्या रखा? BMU रखा, किलो नहीं रखा। एटम की दुनिया में भी ऐसे ही कुछ होने वाला है। एटम की दुनिया में किलो नहीं चलता, ग्राम नहीं चलता, कुछ और चलेगा, और उसके रेफरेंस में हम एटम का मास निकालेंगे तो रिलेटिव मास होगा। वो मैं भी समझाता हूं। यहां तक सवाल है, पूछो, वो कल पढ़ेंगे। वैसे अल सईद एजुकेशन सिस्टम, रहीम यार खान बॉयज, क्या क्वेश्चन है आपका? जी जी क्वेश्चन नहीं है, आंसर देने के लिए हाथ खड़ा किया। क्या? मैंने कहा आंसर देने के लिए हाथ खड़ा किया। अच्छा, आंसर ठीक है। शाहजहां, आपने आपका कोई क्वेश्चन है? करें। अब सुमीत आप इधर आ जाए, आपको मशहूर कर दें। सर एटम का मास AMU में होगा। हाँ, ये कल पढ़ाना है मैंने, क्योंकि एटम का मास बुक के साथ नहीं रेफरेंस करेंगे। एटम का मास किसके साथ रेफरेंस करेंगे? AMU के साथ। वो कल पढ़ेंगे। ये देखो ना, ये कल मैंने यही पढ़ाना है कल, लेकिन जो मैंने पढ़ाना है उसकी मैं बैकग्राउंड दे रहा हूं तुम लोगों को। ओके, चलें, बायो का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। अभी मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो, वर्कशीट करें आज, जो मैंने कल सेंड की थी उनकी वर्कशीट अब सॉल्व करें आप, ठीक है ना? उसमें डेटा दिया होगा, डेटा को यूज करके एवरेज निकालनी होगी, सवाल छोटे छोटे पूछे होंगे, वो वर्कशीट करें, क्वेश्चन बैंक करें। अब आपका कंसेप्ट क्लियर है, ठीक हो गया। सिर्फ हमने अब रिलेटिव का कंसेप्ट सीखना है कि रिलेटिव क्या होता है, फिर ये हमारा नॉलेज कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक योर टाइम।